अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। एक दोस्त ने सवाल किया है कि पाकिस्तानी अवाम अमेरिका से इतनी नफरत क्यों करते हैं। पाकिस्तानी अवाम में अमेरिका मुखालिफ जज्बात क्यों है? क्या पाकिस्तानी शुरू से ही अमेरिका से नफरत करते थे? और अगर नहीं तो ये नफरत का आगाज कहां से हुआ? इस दोस्त का खुसूसी इसरार था कि मुतालिया पाकिस्तान की मालूमात पर तनकीदी निगाह जरूर डाली जाए। दोस्तों, ये तवील कहानी है। दो ममालिक के दरमियान ये कई दिहाइयों पर मबनी एक किस्सा है। एक ताल्लुकात की एक पूरी कहानी है। इसको मैं इन 4-5 मिनटों में तो ज़ाहिर है ख़त्म नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि मेजर चीज़ें जिन पर ये ताल्लुकात, इनका पूरा उतार-चढ़ाव खड़ा है, वो आपकी नज़र कर दूँ और ज़ाहिर है, जो हम बता रहे हैं, ये मुतालिया पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका की कहानी एक ऐसे आशिक जोड़े की है, जो एक-दूसरे के साथ मोहब्बत की पींगें तो बढ़ाते रहे हैं, मगर आखिर में बैक वक़्त एक-दूसरे से मोहब्बत के साथ-साथ नफ़रत भी करते रहे हैं। इस वक़्त आपको मुतालिया पाकिस्तान में जो नफ़रत अमेरिका के लिए मिलती है या इस वक़्त अमेरिका में जो शुकूक व शुबहात पाकिस्तान के लिए मिलते हैं, ना ही वो एक दिन में पैदा हुए हैं और ना ही वो एक दिन में ख़त्म हो सकते हैं। आइए इस पूरे ताल्लुकाती रिश्ते को ज़रा तारीख़ी आईने में देखें और ये भी देखें कि इसमें पाकिस्तानी फ़ौजी किरदार कितना अहम रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में इस बीच में ज़्यादातर मौकों पर या तो फ़ौज खुद हुकूमत में रही है और या फिर फ़ौज ही के बनाए हुए सियासी बाज़ीगर। कई मौरख़ीन का दावा है कि हिंदुस्तान की तक़सीम से क़ब्ल 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना का दौरा बरतानिया और वहाँ चर्चिल और बादशाह से मुलाकात में ख़ित्ते में बढ़ते हुए सोवियत असर और रसूख़ के तनाज़ुर में सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान मग़रबी दुनिया या कैपिटलिस्ट ब्लॉक की दोस्त रियासत के क़याम पर बात की गई थी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद भारत तो सर्द जंग में किसी ब्लॉक का फ़रीक बनने की बजाय अलग रहा, जबकि पाकिस्तान फ़ौरन सरमायादारी ब्लॉक का हिस्सा बन गया और सोवियत यूनियन के मुखालिफ जा खड़ा हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के क़याम जितने ही पुराने हैं। पाकिस्तान के क़याम के बाद अमेरिका ने इसे अपना एक अहम इत्तेहादी करार दिया। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अमेरिका ने नई हुकूमत की फ़ौरन हिमायत कर दी। ये सर्द जंग के दौर का आगाज़ भी था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने अपना पहला गैर मुल्की दौरा सन 1950 में अमेरिका का किया था और इसी दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी तिजारती और अस्करी ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई। तब पाकिस्तान में लोग अमेरिका से नफ़रत नहीं करते थे। 1950 की दिहाई में पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये मुख्तलिफ अस्करी इत्तेहाद थे। जबकि इस दौरान पाकिस्तान को मिलने वाली भारी अमरीकी फ़ौजी इमदाद ने पाकिस्तानी दिफ़ाई सलाहियतों को और फ़ौज की सियासी क़ुव्वत दोनों को बहुत बढ़ा दिया। तब भी पाकिस्तानी अमेरिका से नफ़रत नहीं करते थे। 65 की लड़ाई किसने शुरू की, कौन जीता, कौन हारा, इससे बाहर निकल कर देखें तो भी पाकिस्तान छोटा-सा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने कई महाज़ों पर ख़ुसूसन फ़ज़ा में जिस अंदाज़ की कारकर्दगी दिखाई, उसकी बुनियादी वजह अमरीकी तरबियत और मुआवनत थी, जो सीटो और सेंटो की वजह से पाकिस्तान को दस्तयाब हुई थी। तब भी पाकिस्तान में कोई अमेरिका से नफ़रत नहीं करता था। पाकिस्तान के साथ अमरीकी क़ुर्बत का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। उस वक़्त पाकिस्तान में बाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद यानी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, वो तो अमेरिका से नफ़रत करते थे, लेकिन आम अवाम में अमेरिका मुखालिफ जज़्बात आज की तरह हरगिज़ नहीं थे। अलबत्ता पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल ख़ारजा पॉलिसी और बार-बार साइड बदलने से अमरीकी किसी हद तक शकूक का शिकार ज़रूर थे। पाकिस्तान शुरू से एक क्लाइंट स्टेट की तरह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फ़ौजी हुकूमतें रही हैं और फ़ौज या फ़ौजी जर्नैल वो अपने आप को पेश करते रहे हैं अमरीकी मफ़ादात के लिए। खैर, 1970 में जब पाकिस्तानी फ़ौज बंगाल में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ थी और इंसानी हुकूक की आलमी तंज़ीमें चीख रही थीं, सोवियत यूनियन ने भारतीय ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की थी। आप जानते हैं उसे किसने वीटो किया? चीन ने? नहीं। जी, उसे पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने वीटो वीटो किया था। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका ने एक खुफिया मरासला चीन को भेजा था तब, यानी जब पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी और पाकिस्तानी फ़ौज बरसरे पैकार थे और उस वक़्त भारतीय फ़ौज भी पाकिस्तान पर हमला आवर थी। तो अमेरिका ने एक खुफिया मरासला चीन को भेजा था और उसमें कहा गया था कि
भारत के शिमाल की जानिब चीन अस्करी पेशकदमी करे या वहां महदूद जंग छेड़ दे ताकि भारतीय फौज पर चीनी सरहद पर दबाव पैदा हो और वो मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बहानी जंगजुओं की मदद से बाज आए। आप जानते हैं ये अमेरिका ने किया था। हम उस वक्त चीन ने इस दरखास्त को रद्द कर दिया था, यानी चीन ने रद्द कर दिया था उस वक्त। एक और दिलचस्प बात कि अमेरिका ने 1971 में सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश की कि ये जो पाकिस्तान की तकसीम के बाद, जिसमें पाकिस्तान की तकसीम को कबूल यानी बांग्लादेश को कबूल न करने का कहा गया था। अमेरिका ने इस करारदाद से कबल पाकिस्तान के लिए सलामती कौंसिल में लॉबिंग भी की थी और अमेरिकी दावा था कि सलामती कौंसिल की वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान के साथ है। तब उसे सोवियत यूनियन ने वीटो कर दिया था। इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के सिफारती ताल्लुकात के आगाज में भी खुफिया मदद फराहम की थी। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के सिफारती ताल्लुकात का आगाज करवाया था। हेनरी किसिंजर ये खुद बताते हैं। खैर, पाकिस्तान की तकसीम के बाद जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम बने तो उन्होंने सोशलिज्म का नारा लगा दिया। I want to end this system of Buffalo Bill capitalism and Jesse James capitalism. यहां से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में शुकूक की खलीज मजीद बढ़ गई। जो पहले शुरू हुई थी, यानी पहले शुकूक थे, वो अब और वाजे हो गए। इसी दौरान पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात भी बाकायदा उनको बढ़ाया गया कई तकरीरों के जरिए अवामी सतह पर। 1970 की दिहाई के आखिर में पाकिस्तान में मार्शल लॉ और सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत की मदद के लिए फौजी मुदाखलत के तनाजुर में पाकिस्तान से अमरीकी कुर्बत ने अमेरिका मुखालिफ जज्बात को, पाकिस्तान में जो फौज के साथ कुर्बत थी अमेरिका की, उसने पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात को बढ़ाया क्योंकि उस दौर में मौलवी और मजहबी तबका तो अमेरिका का हामी था, ताहम आम अफराद, बाएं बाजू का तबका और जमहूरियत पसंद वो फौज की हिमायत की वजह से अमेरिका के खिलाफ होते चले गए। इस बीच में अमेरिकी इमदाद के जरिए पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और मजहबी जुनून की बुनियाद रखी गई। यहाँ पर मुजाहिदीन तैयार किए गए जिनको अफगानिस्तान में लड़ाया जाता था, जबकि पाकिस्तान में एक डिक्टेटर, उसकी मफादात भी की भी अमेरिका ने भरपूर मदद की और इसने भी अमेरिका मुखालिफ जज्बात में बहुत बुनियादी कंट्रीब्यूट किया। 80 की दहाई में आपने देखा होगा कि एक तरफ जियाउल हक मजहबी रियासत का नारा लगाया करते थे, जबकि दूसरी जानिब सरकारी टीवी पर एयर वुल्फ और नाइट राइडर जैसी फिल्में भी चला करती थी। चिप्स, ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिखाते थे, अमेरिकी माशरा दिखाया करते थे, मदासराई किया करते थे, या अमेरिकी जो वेपनरी है उसकी सुपीरियरिटी बताया करते थे सोवियत वेपनरी पर या वो सोवियत हथियारों पर। खैर, जियाउल हक के हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों की मुसलसल बयानियों की वजह से अवाम की बड़ी तादाद अमेरिका मुखालिफ हो चुकी थी, जबकि सोवियत यूनियन के खात्मे और अमेरिका के इस खित्ते को लावारिस छोड़ देने की वजह से फिर मजहबी तबका भी अमेरिका मुखालिफ हो गया। यूं 90 की दिहाई तक पाकिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत अमेरिका मुखालिफ जज्बात की हामिल हो चुकी थी। पाकिस्तान में ये तस्वुर कि अमेरिका एक काबिल एतबार साथी नहीं है क्योंकि वो अपने मफादात के लिए किसी भी कौम को इस्तेमाल करके फेंक सकता है। ये वो बयानिया था जिसने एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया और आज तक कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका में शुरू से ये बयानिया मौजूद था कि पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है जिसे पैसे देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। हम 90 में ये बयानिया वहां मजीद अंदर तक फैल गया। 11 सितंबर के बाद पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाया गया तो एक तरफ तो अमेरिका से पाकिस्तान को भारी अस्करी और माली मुआवनत फिर मिलना शुरू हो गई, मगर साथ ही पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदी बढ़ने की वजह से अमेरिका मुखालिफ जज्बात वो भी मजीद बढ़ते चले गए। इस पूरे मामले में पाकिस्तान में ड्रोन हमलों और उनकी वजह से जो वहां तबाही हुई और इससे जुड़े हुए पाकिस्तानी कौमी बयानी उन्होंने गैर मामूली किरदार अदा किया अमेरिका मुखालिफ जज्बात के लिए। इस मामले में मुख्तलिफ सियासी जमातों का किरदार भी अहम है जिन्होंने अवाम में मौजूद अमेरिका मुखालिफ जज्बात को सियासी मकासद के लिए मजीद उभारा और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में अमेरिका से शदीद नफरत पैदा हो गई। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मफादात के तनाजुर में शुरू होने वाली एक दोस्ती में मोहब्बत और नफरत का एक साथ मौजूद रहना बदस्तूर जारी है, यानी नफरत भी है और सहारे की उम्मीद भी यही है। पाकिस्तान में ये तासुर अब अंदर तक है कि अमेरिका किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, जबकि अमेरिका में भी ये तासुर बहुत अंदर तक है कि पाकिस्तान एक काबिल भरोसा साथी नहीं है। अमेरिका में इस परसेप्शन ने अवामी सतह पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट मुशर्रफ के दौर में किया, जब अमेरिका से फ्रंट लाइन स्टेट के बतौर कोalition फंड के तहत भरपूर मदद भी ली गई, जबकि साथ में अफगानिस्तान में तालिबान समेत अमेरिका मुखालिफ कुव्वतों को मजबूत भी बनाया गया। इस दौरान वहां नेटो फोर्सेस पर होने वाले हमलों पर अमेरिकी फौज की जानिब से बारहा पाकिस्तान पर तनकीद की जाती थी, वो जो कहते हैं ना डू मोर। इस मामले में रही सही कसर और एतबार
اس پورے ان حملوں نے اور اس پورے دور میں جو شدت پسند ہیں ان کی طاقت میں اضافے نے ختم اور بڑھا دیا، اور وہ جو اعتبار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا دھچکا وہ جو بن لادن کی پاکستان میں موجودگی اور پھر وہاں پر آپریشن میں اس کی ہلاکت اس نے پیدا کیا۔ اس سے یہ میسج گیا کہ پاکستان پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ سے پیسے بھی لے گا اور آپ کو دھوکہ بھی دے گا۔ یہ امریکہ میں بہت اندر تک ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے پرسیپشن۔ اسی طرح پاکستان میں بھی بہت اندر تک ہے امریکہ کے حوالے سے دھوکے کا پرسیپشن۔ 90 کی دہائی میں آپ جانتے ہیں مذہبی جماعتوں نے ان بیانیوں کو سیاسی طور پر کیش کیا، جبکہ 9/11 کے بعد عام سیاسی جماعتوں نے بھی امریکہ مخالف معاملات کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ حالیہ مثال آپ عمران خان کی دیکھ لیں، جنہوں نے فوجی مدد کے ذریعے بننے والی اپنی حکومت کو فوجی ایما پر ختم کرنے کا الزام امریکہ پر عائد کیا۔ یعنی آپ نے حکومت بنائی فوج کی مدد سے، فوج کی مدد سے اب عدلیہ کو مینیپولیٹ کیا گیا، ثاقب نثار والی، اور صحافیوں کو بتایا گیا کہ سب کو چور کہنا ہے، اور ایک پورا بیانیہ بنایا گیا۔ پھر عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو، نیب کو، ان سب کو استعمال کیا گیا۔ ایک پری پول ریگنگ کا کئی سالوں پر محیط ایک پری پول ریگنگ چلائی گئی، فوجی مدد سے آپ نے دھرنے بھی دیے۔ اس کے بعد آپ نے انتخاب کے دن بھی پوری فوج لگا کے انتخاب چوری کیے، اور پھر حکومت، اور پھر انتخاب اس کے باوجود حکومت نہیں بن پائی تو فوج کی مدد سے، یعنی فیاض حمید اور جنرل باجوہ انہوں نے مدد کر کے وہ جو ادھر ادھر کی پارٹیاں اکٹھی کر کے عمران خان کو حکومت بنا کے دی تھی، اور حکومت ختم کی، ظاہر ہے وہ بھی فوج نے ختم کی۔ جب فوج نے دیکھا کہ اس کے مفادات پورے نہیں ہو رہے یا پاکستان کے مالیاتی یا معاشی معاملہ ہو گیا تو، لیکن الزام انہوں نے امریکہ پر لگایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ پر وہ الزام کی وجہ سے ان کا وہ بیانیہ تو چل گیا، لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ایک اور داغ وہ لگ گیا۔ مزے کی بات ہے کہ بعد میں خود تسلیم کیا انہوں نے کہ یہ معاملہ امریکہ کا نہیں تھا، بلکہ حکومت گرانے کا تمام تر چکر وہ فوجی جرنیل باجوہ نے چلایا تھا۔ اچھا، مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت یہی جماعت آپ کو امریکہ میں لابی فرمز ہائر کر کے کانگریس سے امریکہ عمران خان کے حق میں قراردادیں بھی منظور کرواتی نظر آ رہی ہے۔ خیر، اس سے دو چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ دوستی کی بنیاد اقدار پر ہو تو قائم رہتی ہے، سراسر مفادات پر ہو تو قائم نہیں رہتی، اور دوسرا، دوستی میں دھوکہ دے کر تعلقات کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ پاکستان اور امریکہ کے معاملے میں دونوں ہی مفادات پر بھروسہ قربان کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویلاگ سے آپ کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کسی حد تک سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ ایک طویل سفر ہے، اس مختصر بیٹھک میں اس کو سمیٹنا یقیناً مشکل تھا، تاہم امید ہے کہ جلد اس پر کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، لیکن امید ہے کہ کچھ بات وہ واضح ہوگی۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ پاکستان اور امریکہ کے خراب تعلقات کی زیادہ ذمہ داری آپ کس پر عائد کرتے ہیں؟ کس نے بڑا دھوکہ دیا؟ کس نے اعتماد توڑا؟ آپ بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔